हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। तो डेली की तरह हम आज भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 11 सेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 12वां सेशन है आज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे कल कह रहे थे कि सर क्लास में मजा नहीं आ रहा क्योंकि क्लास लाइव नहीं हो रही। तो देखिए, आपने मजा नहीं लेना है, स्टडी करनी है, ठीक है। और स्टडी आपकी अगर भले कितनी भी क्लास बोरिंग हो, अगर आप मोटिवेटेड हैं पढ़ने के लिए तो वो आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगी, ठीक है। तो क्लास लाइव हो भले रिकॉर्डेड हो, उससे आपको फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बाधाएं जीवन में आती रहेंगी और अगर आप इनसे डरोगे अभी तो सक्सेस होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है। तो शुरू करते हैं क्लास। मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको मिल सके। आईटीआई अप्रेंटिसशिप, सीआईटीएस या फिर सीआईटीएस एडमिशंस, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके प्रोग्राम चलते हैं, सबकी वीडियोज आप चैनल पे आएगी, सबको कवर किया जाएगा। भले वो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, अप्रेंटिसशिप रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, क्वेश्चन बैंक्स हो, सभी के सभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 111 से 120 हम डिस्कस करने वाले हैं। 110 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अभी डाउन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिए ताकि आप अच्छे से याद रख सके, जैसा हमेशा कहता हूँ मैं। और साथ ही साथ अब जब रिवीजन करोगे लास्ट टाइम, तब आप अच्छे से इनको याद रख पाओगे, ठीक है। और आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने के 10 से 15 सेकंड मिलेंगे रिप्लाई करने को, और फिर मैं उसका राइट आंसर बताऊंगा जैसे हम डेली करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, गुड लेसन प्लान विल नॉट इन्वॉल्व। एक जो अच्छा पाठ योजना होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता। आप एक लेसन प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, लेसन पढ़ाने जा रहे हो, उसमें क्या शामिल नहीं होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव शामिल नहीं होंगे, लर्निंग एक्टिविटीज नहीं होंगी, स्टूडेंट असेसमेंट नहीं होगी, या स्टूडेंट लर्निंग नहीं होगी। तो जल्दी से आपने आंसर देना, क्या इसका आंसर आएगा। क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं करने वाले आज, सिर्फ 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई कीजिए, फिर हम मैं इसको इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा, जस्ट सेकंड। जो राइट आंसर आएगा वो आएगा स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। जो एक अच्छा लेसन प्लान होता है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कि अगर मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि बच्चे तभी अच्छे से पढ़ते हैं जब उनको ऑब्जेक्टिव पता हो, किसी चीज के उद्देश्य पता हो। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी का क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें से?" मैंने कहा 70 से 80% आ जाएंगे। क्या गारंटी है। कोई केएम करके कोई गर्ल थी जिसने मेरे से कहा कि क्या गारंटी है 100% या 80 70% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। गारंटी भैया मैं ले रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। आपको पढ़ाना मेरा फर्ज है, आपकी जितनी भी तैयारी है सीआईटीएस की वो करवाना मेरा फर्ज है। सो तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपने इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ओके, जस्ट मिनट। सो तो क्वेश्चन अगर आएंगे तो क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये आपके। भारत स्किल क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन 70 से 80% जरूर आएंगे। मैंने हमेशा यही क्लियर किया, भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। भले वो 2018 का क्वेश्चन बैंक हो, 2019 का हो, 2020 का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ, निम्मी ने क्वेश्चन बैंक बनाया 2021 के लिए, 300 तक क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, 300 के 300 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। कोई उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका 100% आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आप वेट कीजिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपने पढ़ना है। एक दिन में कोई सितारा नहीं बन जाता। कैसे कहते हो ना, को वन नाइट स्टार बन गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो।
सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका क्वेश्चन बैंक पढ़ने का? यही ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन जो सारे हैं वो भारत स्किल से आएंगे, और मैं क्लासेस जो ले रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप थ्योरी समझ सको। रट्टे कोई भी मार लेगा, कल की क्लास में भी कहा था रट्टे नहीं मारने किसी ने भी। क्या करना है आपने? आपने चीजों को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। और अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं भारत स्किल क्वेश्चन बैंक में, जितने भी क्वेश्चन है ना, सारी यूनिट से लिए गए हैं, तो सारे यूनिट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक आधा जो टॉपिक रह जाएगा जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छे से इनको करवाना चाहिए, लेसन प्लान हम मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से लेसन प्लान बना दूंगा, तो डोंट वरी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लर्निंग एक्टिविटीज, शिक्षण गतिविधियां। लर्निंग एक्टिविटीज कौन सी होगी? पढ़ाना, ठीक है, प्रैक्टिकल काम कराना, थ्योरी का पढ़ाना, ये सब चीज लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएंगी। स्टूडेंट असेसमेंट, छात्रों का आंकलन। देखने से समझ आ रहा है कि स्टूडेंट असेसमेंट क्या होता है, कि भैया स्टूडेंट असेसमेंट होता है कि पहले हमने प्रेजेंटेशन कर दी, उसके बाद असेसमेंट कर रहे हैं, असेस करें, टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का कि कितना समझ आया। आंकलन करना कि इतना बच्चों को समझ आ गया, इतना मैंने सही पढ़ाया, इतना मेरे को सही पढ़ाना चाहिए था। ये होता है स्टूडेंट असेसमेंट। लेसन प्लान के अंदर ये तीनों चीज रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हम देते हैं कि बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव है लेसन मेरे पढ़ाने का। अगर आप पढ़ोगे हाइड्रोलिक्स क्या होती है, तो आप जो अंडर वाटर है उस ब्रिज का निर्माण कर पाओगे। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो भैया मिट्टी की जांच परख आपको होनी चाहिए, वरना उसके बिना बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको रेल के बारे में बता रहा हूँ तो रेलवे में अगर जाओगे आप, तो रेल के बारे में जिम्मे वो पता तो होना चाहिए ना, जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ड्राफ्टमैन सिविल के बारे में, उसमें एक टॉपिक है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का हमें क्यों पता होना चाहिए? अगर आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में चले गए तो आपको पता होना चाहिए ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपके। क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ड्राफ्टमैन की, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप अपने अपने ट्रेड से रिलेट कर सकते हो कि ड्राफ्टमैन सिविल में अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है सैनिटरी की, तो वो किस लिए है? क्योंकि भैया आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, रेलवे की दी जा रही है तो रेलवे डिपार्टमेंट में जा सकते हो, रोड्स की दी जा रही है तो जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसमें जा सकते हो, पीडब्ल्यूडी में जा सकते हो। तो यही चीज है, जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेड की, वो ऐसे दी जाती है कि सभी डिपार्टमेंट में आप काम कर सको। ठीक है, जब मान लो आप आईटीआई कर ली, ड्राफ्टमैन कर लिया, रेलवे में चले गए, तो रेल का जो पूरा चैप्टर है भैया अच्छे से पढ़ लो उसको। पूरे 2 साल में तो सारी चीजें पढ़नी पढ़नी है। जब आपकी जॉब लग गई तो रेलवे का अच्छे से पढ़ लो कि हाँ भैया ये मेरी पूरी जिंदगी अब काम आने वाला है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में चले गए, रोड के बारे में पूरा जान लो कि ये चीज होती है, ये पूरा मेरे को समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो कोई आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहे हो, या फिर आप अपना ड्राफ्टमैन का कोई लाइसेंस बनवा लिया, तो बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ लो। तो यही लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बच्चों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना है आपने। जैसे मैंने बताया भारत स्किल क्वेश्चन बैंक मैं क्यों पढ़ाता हूँ डेली, क्यों आधा घंटा 1 घंटा आपका खराब करता हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ऐसे आपको बच्चों को क्लियर करके रखना है कि ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो इसको, आगे जाके काम आएगा। अगर किसी को नहीं पता कि मुझे ट्रेनिंग मेथोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है, किसी को नहीं पता कि मेरे को पाइथागोरस थ्योरम क्यों बताई जाती है, तो वो क्यों पढ़ेगा भाई? अगर उसको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम की चीज है, जिंदगी में काम आने वाली है, प्रैक्टिकल चीजों के लिए काम आ सकती है, बच्चा तो पढ़ेगा ना कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में काम आएगी। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए होना बहुत जरूरी है। लर्निंग एक्टिविटी जैसे बताया, जो शिक्षण गतिविधियां होती हैं, लेसन प्लान, टीचिंग करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, वो सारी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद स्टूडेंट असेसमेंट, बच्चों का टेस्ट लेना, ये भी इन्वॉल्व रहता है लेसन प्लान में। फोर्थ जो स्टेप है आपका, वो होता है असेसमेंट और टेस्ट या फिर इवेल्युएशन। ठीक, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका अभी मैं आपको जो लाइव में ही वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर टीचिंग ट्रेनिंग? क्वेश्चन को पढ़िए, विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, विच प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड इन टीचिंग ट्रेनिंग? कौन सा प्रोजेक्शन इक्विपमेंट टीचिंग ट्रेनिंग में यूज नहीं किया जाता? ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, एलसीडी प्रोजेक्टर या वीडियो कैमरा। वर्ड को समझिए, ये जो 2 वर्ड्स है ना, इसी में पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर इनको मिस कर जाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये क्या हो गया। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आएगा? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा टेप रिकॉर्डर।
एक बार की तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि टेप रिकॉर्डर क्या एक टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर एक टीचिंग और ट्रेनिंग मटेरियल है, टीचिंग एड है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट। अगर आपने ये दो वर्ड नहीं पढ़े क्वेश्चन के अंदर, सीधा टीचिंग ट्रेनिंग एड के ऊपर चले गए, तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठोगे। प्रोजेक्शन ऐड की बात की जा रही है। प्रोजेक्शन ऐड कौन से होते हैं, जिनके अंदर पिक्चर दिखाई दे। ठीक है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में तो कोई पिक्चर आती नहीं है, सिर्फ ऑडियो ऑडियो आती है, आवाज आती है। तो प्रोजेक्शन इक्विपमेंट नहीं हुआ ना। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है। एलसीडी प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन इक्विपमेंट है। वीडियो कैमरा प्रोजेक्शन आते हैं, उसके अंदर फोटो तो आ रही है ना, भले हम उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, है तो प्रोजेक्शन इक्विपमेंट ही ना। उससे हम रिकॉर्ड करके अपने लैपटॉप में डाल के, अपने एलईडी में डाल के प्ले तो कर सकते हैं। सो ये सब चीज, तो टेप रिकॉर्डर इसका राइट आंसर आ जाएगा। टेप रिकॉर्डर प्रोजेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। टेप रिकॉर्डर एक क्या है, ऑडियो ऐड है, जिससे हम चीजों को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑडियो ऐड है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच इज रिलेटेड टू। ये जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच है वो किससे रिलेटेड होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप आंसर कीजिए मुझे। ऑप्शंस आपके पास, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्किल बेस्ड अप्रोच, फॉर्मल अप्रोच या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। ऑप्शन क्या क्या है, रचनावादी दृष्टिकोण, कौशल आधारित दृष्टिकोण, औपचारिक दृष्टिकोण या विनाशकारी दृष्टिकोण। ये जो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, फोर्थ जो ऑप्शन है, क्या इसका राइट आंसर आएगा, या फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा, या थर्ड वाला आएगा? सभी में से कौन सा आएगा, लाइव चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए, क्या इसका राइट आंसर आने वाला है। सो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर आने वाला है वो आएगा स्किल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, स्किल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, और पहले एक चीज बता दूं, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच। इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच कौन सी होती है, स्वतंत्र छात्र सीखने के दृष्टिकोण। हिंदी में आप देखोगे तो आपको वैसे समझ आ जाएगा, स्वतंत्र छात्र दृष्टिकोण, सीखने का दृष्टिकोण। यानी कि एक स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है। अभी क्या होता है ना, स्कूल्स के अंदर क्या किया जाता है, आपको लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकल कोई वर्क होता नहीं है। लेसन पढ़ा दिए, जो टीचर पढ़ाएगा वही बच्चा सीखेगा, खुद से कोई चीज नहीं सीख सकता। ठीक है, जो लेसन पढ़ाएगा, जो होमवर्क दिया जाएगा, सिर्फ वही करेगा, उससे कोई काम नहीं करने वाला है बच्चा, कोई भी स्टूडेंट खुद से काम नहीं करेगा। लेकिन स्किल बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद से सीख सकता है, क्योंकि आप कोई भी स्किल परफॉर्म करते हो, या फिर कोई आप काम करते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, क्रिएटिविटी क्रिएटिव कोई काम करते हो, कोई नई चीज बना रहे हो आप, अगर आप सीएसएस से हैं तो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, मोटर मैकेनिक से कोई बाइक बना दी। ठीक है, या फिर कोई दूसरा कोई रोबोट बना दिया, सीएसए वाले स्टूडेंट के साथ मिलके मोटर मैकेनिक वाले ने एआई के साथ एक रोबोट बना दिया, ऐसी चीजें। ठीक है, नई नई चीजें आप सीख सकते हो, तो इंडिपेंडेंट लर्निंग है ये। आप दूसरों से भी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, खुद की प्लानिंग कर सकते हो, खुद को तैयार कर सकते हो, उसके बाद उसको वैलिडेट कर सकते हो, ये सब चीज होती है स्किल बेस्ड अप्रोच के अंदर। स्किल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, देखिए डेफिनेशन दी हुई है, इट एम टूवर्ड बिल्डिंग द स्किल ऑफ ए स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज थ्रू क्लासरूम लेक्चर। सबसे पहले क्या होता है, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आईटीआई में भी यही होता है ना, कि थ्योरी पढ़ा दी, किसी भी लेसन की किसी भी स्किल की थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद डेमो करके आपको दिखाया कि ये आपने प्रैक्टिकल चीज ऐसे करनी है। 10th तक क्या था, आपको केमिकल्स के फार्मूले बता दिए, ये केमिकल का फार्मूला होता है, ये हवा का होता है, ये यूवी रेज का होता है, सारे फार्मूले जो बता दिए, लेकिन प्रैक्टिकल कहीं आपने करके नहीं देखा ना। लेकिन जब आप 10+2 में जाओगे, +1 +2 में जाओगे, तब अगर आपके पास केमिस्ट्री है, तो आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे, केमिकल लैब में जाओगे, वहां जाके केमिकल्स के साथ क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो करने को दिया जा रहा है। ठीक है, दोज कॉन्सेप्ट टू स्ट्रेंथन लर्निंग प्रोसेस। अब क्या होता है, जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हो ना, जब आप, जैसे मैं कहता हूँ ना कि लिखा करो, तो आप उसको ज्यादा याद रख पाते हो, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। थ्योरी आपको पढ़ाएंगे उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जब वो काम करोगे बहुत आसान चीजें लगती हैं आपको। ठीक, आपको किसको, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, किसी की कोई भी हो, अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क करता है तो वो ज्यादा चीजें अच्छे से समझ पाता है। ठीक,
अब देखिए काफी ना मैसनर होते हैं, जो मिस्त्री वगैरह होते हैं जो घर बनाते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते है ना। आपने देखा होगा। तो अगर किसी ने ड्राफ्टमैन किया और वो उसके पास जाएगा कि इंग्लिश बॉन्ड कौन सी है भैया, फ्लेमिश बॉन्ड आप बना रहे हो कि इंग्लिश, उसको नहीं पता होगा कि मैं इंग्लिश बना रहा हूँ फ्लेमिश बना रहा हूँ। वो अपनी भाषा में कोई जवाब दे देगा कि भैया मैं तो ये बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे दीवार लगाई जाती है, इतनी मोटी दीवार है, 4 ईंट लगा रहा हूँ। बनाएगा घर एक नंबर का, एक नंबर मतलब बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसको टेक्निकल टर्म्स नहीं पता होंगी, थ्योरी की पता नहीं, लेकिन जो उसने के पास 10 साल का 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है। 10 साल का 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे ज्यादा नॉलेज होगा जिसने थ्योरी पढ़ी है। लेकिन जिसने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों काम किया है उसके पास तो ज्यादा नॉलेज हुई ना। तो आप कहोगे नहीं, मैंने भी प्रैक्टिकल वर्क किया है, थ्योरी के हिसाब से ये काम होना चाहिए और आपको यही करना है, ऐसे ही आपको घर बनाना है। तो ये सब चीजें होती हैं। प्रैक्टिकल जब आप करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो, थ्योरी पता हो तो बहुत बढ़िया, आप अच्छे से कोई स्किल परफॉर्म कर पाते हो। So, in a classroom, in a skill-based classroom, teacher focus on imparting education through planning and practice. ठीक है। To help student to retain concept, instructor plan, discuss idea and provide constructive feedback so that student can reflect on the skill gained in the classroom. तो देखिए क्लासरूम में क्या होता है, स्किल बेस्ड क्लासरूम में, स्किल बेस्ड क्लासरूम जैसे आपकी आईटीआई है, वोकेशनल एजुकेशन जो होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूं तो वो आपकी स्किल बेस्ड एजुकेशन ही होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका फोकस करता है प्लानिंग और प्रैक्टिस पे, पहले प्लानिंग कर ली, थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद प्रैक्टिकल आपको काम करवाया जा रहा है। तो ये सब चीज होती है। प्लानिंग कैसे, डेमो के अंदर ही आपको बताया जाता है ना, यही आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, यही आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए, तो ये सब चीज पहले प्लानिंग कर ली, थ्योरी सारी पढ़ा दी, उसके बाद प्रैक्टिस आप करने जा रहे हो, प्रैक्टिकल आप काम करने जा रहे हो। ये आपकी स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following is not a economic benefit of vocational education? निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक शिक्षा का आर्थिक लाभ नहीं है? तो आपसे पूछा गया कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो आईटीआई के अंदर इम्पार्ट की जाती है, ठीक है, पढ़ाई जाती है, उसका कौन सा इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है? इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, पैसे वाला। ठीक है। इकोनॉमिक मतलब पैसे वाला लाभ नहीं है। ऑप्शंस आपके पास, क्राइम रिडक्शन, लेबर मार्केट आउटकम्स, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी या फर्म्स परफॉर्मेंस। तो ये चीज आपने बतानी है। ठीक है। क्या इसका राइट आंसर आएगा, क्या एक बेनिफिट होता है इकोनॉमिकल बेनिफिट वोकेशनल एजुकेशन का? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं आप समझ जाओगे क्या इसका राइट आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, 1 2 3 या 4, क्या इसका राइट आंसर आएगा? सो तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्राइम रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन इन क्राइम। अगर मान लो आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, ट्रेनिंग तो बच्चों को दी जा रही है, उससे क्राइम तो रिडक्ट नहीं होगा ना, क्राइम तो कम नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कोई चोर है, उसको चोरी करनी है, भले वो बीटेक पास आउट है, भले वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसने चोरी करनी है तो वो चोरी करेगा। भले वो देश का प्रधानमंत्री हो, भले वो राष्ट्रपति हो, भले वो फाइनेंशियल मिनिस्टर हो, अगर उसने डाका डालना है सरकारी खजाने पे तो वो डालेगा ना, क्योंकि करप्शन भी एक क्राइम है। ठीक है। और सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाना, उससे गैर कानूनी के तरीके से पैसे ऐंठना, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए काम करना, तो वो क्राइम ही है ना। भले कोई छोटा मोटा चोर हो जो दूसरे की पॉकेट से रेलवे स्टेशन में 10 रुपए चुरा रहा है, भले वो कोई भी स्टेट का मिनिस्टर हो, सेंटर का मिनिस्टर हो, जो सरकारी खजाना खाली कर रहा है, तो वो क्राइम है। ठीक। सेंसिटिव बात ज्यादा हो गई। तो देखिए, क्राइम रिडक्शन, वोकेशनल एजुकेशन से क्राइम रिडक्शन नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं होता ये। इकोनॉमिकल बेनिफिट कौन कौन से होते हैं वोकेशनल एजुकेशन के? लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है। लेबर मार्केट आउटकम, ये लेबर मार्केट के है ना, वो अच्छे परिणाम आते हैं क्योंकि ज्यादा स्किल बेस अप्रोच चलेगी। ठीक है। ज्यादा क्या होंगे, वर्कर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से इंडस्ट्री काम कर पाएंगी। एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मतलब यानी कि सॉरी, प्रोडक्टिव मतलब ज्यादा आपका जो प्रोडक्ट है वो बनाना, उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है हीरो मोटर मैकेनिक, हीरो मोटर्स का है, मोटर मैकेनिक नहीं, हीरो मोटर्स है, बाइक बनाती है। एक दिन में कितने बाइक बना देती है?
मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या करते हैं, कोई भी कंपनी पार्ट्स बनाती है, उसके बाद उसको असेंबल करती है। तो आप उस तरीके से चीजों को समझ सकते हो। एक दिन में कोई कंपनी है हीरो मोटर, वो क्या करती है, 10 बाइक बना देती है, ठीक है, कंप्लीट 10 बाइक उसने बना दी एक दिन के अंदर। अब मान लो कोई जो ट्रेनी होगा, जो एम्प्लॉय होगा उसका, जो वर्क कर रहा है वहां पे, वो पहले से ट्रेंड है, आईटीआई में ट्रेंड होके आया है, और यहाँ के थोड़ा उसको एक्सपीरियंस हो गया, तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी काम करेगा ना। अब भैया जल्दी काम करोगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ दिख रहा है सबको कि ज्यादा कमाई हो रही है कंपनी को, तो ज्यादा एम्प्लॉय को पैसे देगी वो। यही होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी तो यही करती है कि जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये सब चीज, कि एक दिन के अंदर क्या होता है, 10 मोटर बाइक बना रहा है, उसको असेंबल कर रहा है, दूसरे दिन 12 बना दी, तीसरे दिन 14 बना दी, चौथे दिन 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे प्रोडक्टिविटी, मतलब जो उत्पादकता है वो ज्यादा होती जाना। अगर मान लो कोई कंपनी है एक दिन में 50 बाइक बना रही है, और दूसरी कंपनी एक दिन में 100 बाइक बना रही है, तो किसकी ज्यादा सेल होगी? 100 बाइक की ना। अगर मान लो 100 बाइक बन गई तो बाजार में बिक ही जाएगी वो, अगर अच्छी कंपनी है तो बिक जाएगी। तो ये सब चीज, वोकेशनल एजुकेशन का ये भी फायदा होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज की भी और कंपनी की भी। तो उसके बाद फर्म्स परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे तो फर्म की भी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी, अच्छी होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फर्म की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छी होनी है। सो अगर मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है ही नहीं देने के लिए, तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल है कोई चीज पढ़ाने के लिए, तो मैं तो बोलता जाऊंगा ना, एग्जाम्पल देता जाऊंगा आपको। तो ये सब चीज मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और ज्यादा बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही सब चीजें होती हैं फर्म्स परफॉर्मेंस। ओके, तो नेक्स्ट है, इन कोर्स डिजाइन विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। अब पूछा गया है, इन कोर्स डिजाइन, जब कोर्स को डिजाइन करते हैं, कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट, कौन सा कंटेंट है आपको उसको आइडेंटिफाई करता है डायरेक्ट, मतलब सीधा उसको क्या करता है, पहचानने में मदद करता है। ऑप्शंस आपके पास, लॉजिस्टिक्स, क्लास मीटिंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या कंटेंट। तो क्या इसका ऑप्शन आएगा, बताइए। ओके, तो देखिए इसका क्या राइट आंसर आएगा, इन कोर्स डिजाइन विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट की जानकारी को पहचानने में मदद कौन करेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कोई कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, कैरिकुलम के अंदर, इसमें कौन कौन से कंटेंट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये चीज इसके अंदर कंटेंट के अंदर आएगी, ये क्यूरिकुलम में आएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर मेकिंग ए गुड लेसन प्लान टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द डैश ऑफ द लेसन प्लान। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए, एक अच्छा पाठ योजना बनाने के लिए टीचर को जो उसकी प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, वो कहाँ लिखनी चाहिए? क्या वो शुरू में ही लिख देनी चाहिए, या सबसे नीचे लिखनी चाहिए, या बीच में लिखनी चाहिए, या कोर्स कंप्लीट होने के बाद में लिखना चाहिए? तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। सो ये सब चीज, इन तीनों में से ऑप्शन में बताइए क्या इसका राइट आंसर आएगा, बिगिनिंग में, टॉप में, या सेंटर में, या फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेंटर, ठीक है। जो अभी आपकी टीचर शुड राइट लर्निंग प्रोसेस एट द सेंटर ऑफ द लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, ठीक है, प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद क्या हुआ, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपनी लर्निंग प्रोसेस बताओगे ना, सबसे पहले तो आप उसको मोटिवेट करोगे, प्रीवियस लेसन में जाओगे, रिव्यू करोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताओगे। सेंटर के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आप बताओगे कि कैसे जो हमारा कंटेंट है आज का वो क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगी, क्वेश्चन पूछोगे, और फिर समरी हो गई, टेस्ट असाइनमेंट हो गया, ये सब चीज।
तो सेंटर में कौन सी चीज आई, प्रेजेंटेशन, कि कौन सी हमारी लर्निंग प्रोसेस क्या है, वो सेंटर के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो इन चीजों का आप ऐसे याद रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन इंस्ट्रक्टर एंड ए टीचर? एक शिक्षक और प्रशिक्षक के बीच का मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ए टीचर टीचेस एन इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट, ए टीचर टीचेस एन इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट्स, ए टीचर टीचेस थ्योरी एंड इंस्ट्रक्टर कंडक्ट प्रैक्टिकल, या फिर ए टीचर गिव नॉलेज एंड इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट स्किल्स। ऑप्शन क्या क्या है? एक शिक्षक सिखाता है और एक प्रशिक्षक निर्देश देता है, एक शिक्षक सिखाता है और एक प्रशिक्षक मूल्यांकन करता है, एक शिक्षक सिद्धांत सिखाता है और एक प्रशिक्षक व्यवहारिक आचरण करता है, या फिर एक शिक्षक ज्ञान देता है और एक प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है। तो चार ऑप्शन में से 1 2 3 4 इस तरह से आपने राइट करना है आंसर। क्या इसका राइट आंसर आएगा? आंसर आपने लाइव चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? राइट आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ए टीचर गिव नॉलेज एंड ए इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट स्किल्स। एक शिक्षक ज्ञान देता है और एक प्रशिक्षक कौशल प्रदान करता है। एक इंस्ट्रक्टर का काम क्या करना है? प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, स्किल प्रोवाइड करवाना है। तो क्या क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं टीचर, ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर के बीच में, वो हम देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, एक टीचर क्या होता है? टीचर की डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन हु वर्क्स टू इम्पार्ट नॉलेज इन ए ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए लर्नर अंडरटेकन बाय हिम। तो टीचर कौन से होते हैं? सिंपल सा उदाहरण है, आप 10 साल 12 साल टीचर्स के पास रह के आए हो, नर्सरी से लेके +2 तक जो आपको पढ़ाता है वो टीचर्स होते हैं। वो आपको क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। किसकी? थ्योरिकल नॉलेज। ठीक है, उसमें क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपको पूरी चीज सिखाने का, कि भैया जो सब्जेक्ट होगा, टीचर के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा, पूरे 10 साल पढ़ाएगा, 12 साल पढ़ाएगा, या फिर ऐसे कोई 5वीं से लेके 6वीं तक पढ़ाएगा। ठीक है, 6 से लेके 10 तक पढ़ाएगा। इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक है, मैथ वाला जो टीचर है मैथ पढ़ाएगा। तो ये सब चीज टीचर वो होता है। मेन डिफरेंस यानी टीचर वो होता है जो आपको नॉलेज दे। नॉलेज क्या होती है? आपकी थ्योरी। टीचर वो होता है जो आपको थ्योरी पढ़ाए। फॉर्मल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन होता है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है ना, तो वो उसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ टीचर आपका? जो आपके स्कूल के टीचर हुए। ट्रेनर कौन होता है? ट्रेनर वो होता है जो आपको फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर मदद करे। A person who guides and supports someone in acquiring new physical skill by guiding them in physical activity and demonstrating the ways to achieve the desired goal in systematic manner। कौन कौन हो सकते हैं? देखो, जो आपको फिजिकल स्किल्स दे। फिजिकल स्किल्स या जैसे कि एक जिम ट्रेनर हो गया, एक स्पोर्ट्स ट्रेनर हो गया, डांस ट्रेनर हो गया, या फिर क्रिकेट के कोच हो गए। ये सब चीज जो आपको प्रैक्टिकल को क्या करें? स्किल्स दें। प्रैक्टिकल स्किल जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, जो आपको जिम सिखाता है, जिम कैसे करनी है। या फिर आपने स्पोर्ट्स ट्रेन होगा, स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल भी आता है, हॉकी भी आता है, क्रिकेट भी आता है, बैडमिंटन, टेनिस, जितने भी स्पोर्ट्स हैं सभी के जो कोच होते हैं उनको ट्रेनर कहते हैं, वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, जिम ट्रेनर हो गया, डांस ट्रेनर हो गया जो आपको डांस सिखाता है। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? ट्रेनर के। ट्रेनर जो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए, यानी कि ऐसी चीजें जो आपको आपके ज्यादा परफॉर्म की जाए। जैसे आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेनर हो गया, कोच हो गए, जिम ट्रेनर हो गए, डांस ट्रेनर हो गए, ये सब। उसके बाद जो लास्ट है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? ए पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंटरेक्शन थ्रू दी learning during a learning activity which form part of the program. A instructor cannot work without teacher. Either the instructor can act as a teacher to teach the basic prerequisites of the activity, or there has to be separate teacher to do that, e.g. in case of a flight instructor। तो देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको। इंस्ट्रक्टर क्या होता है? इंस्ट्रक्टर का काम डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर का काम है डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कि जो आपके टीचर हैं उनका मेन काम आपको स्किल प्रोवाइड करना ही है। जो इंस्ट्रक्टर, जब आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो ना, उनका मेन उद्देश्य क्या है? उनका मेन काम क्या है?
उनका मेन काम है प्रैक्टिकल करवाना। आप अपने अपने ट्रेड का प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, तो आपको जो मेन काम हो प्रैक्टिकल ही होता है ना। अगर मान लो आप कहते हो आईआईटी के अंदर आप थ्योरी में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा दे सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप फेल हो एक हिसाब से, कि आप उसको पास नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल काम ही ज्यादा होता है वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। अब इसमें एक चीज और देखिए, ये जो टीचर है, सॉरी जो इंस्ट्रक्टर है, वो टीचर के बिना नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्टर कैन नॉट वर्क विदाउट ए टीचर। टीचर या तो एक अलग होता है, ठीक है, या वो खुद ही एक टीचर होता है। यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है वो टीचर भी होगा और इंस्ट्रक्टर भी होगा। पहले थ्योरी की नॉलेज देगा, फिर उसको प्रैक्टिकल करवाएगा, या फिर कोई एक अलग सेपरेट टीचर होगा जो उसकी थ्योरी की नॉलेज दे, उसके बाद इंस्ट्रक्टर जाके सेम चीज के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दे, कैसे आपने कोई स्किल परफॉर्म करनी है, ये सब चीज होती है। ठीक है, तो ये होता है टीचर, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर के बीच का डिफरेंस। अगर किसी को कोई डाउट हो इसके अंदर तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। टीचर वो होता है जो एक आपको फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आपकी पूरी वो रखे, जिम्मेवारी रखे, और आपको नॉलेज दे। नॉलेज मतलब आपको थ्योरी पढ़ाए, वो आपका टीचर होता है। जैसे स्कूल्स के अंदर जो आपके टीचर होते हैं उनको। उसके बाद ट्रेनर, ट्रेनर आपके कौन से होते हैं, जैसे आपको फिजिकल एक्टिविटी करवाए, जिम कैसे करते हैं, डांस कैसे करते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स कैसे खेले, क्रिकेट कैसे खेले, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बहुत तरह के होते हैं ना स्पोर्ट्स, तो वो सब कैसे खेले, वो आपके ट्रेनर हो गए जो आपको ट्रेन करे। कोचेस जो होते हैं, जो कोच कहते हैं ना, कि कोच होता है मेरा, कुश्ती खेलना किसने सिखाया, कोच ने सिखाया, क्रिकेट खेलना किसने सिखाया, कोच ने सिखाया, तो ये सब चीज वो क्या होता है, एक ट्रेनर होता है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का काम है जो स्किल्स है उनको सिखाना, स्किल इम्पार्ट करना। आप इंस्ट्रक्टर बिना थ्योरी पढ़ाए स्किल नहीं सिखा सकता। स्किल सिखाने के लिए थ्योरी होना, थ्योरी पढ़ाना बहुत जरूरी है। या तो इंस्ट्रक्टर खुद वो थ्योरी पढ़ाएगा, या इंस्ट्रक्टर एक अलग से टीचर रखेगा कि वो थ्योरी पढ़ाए, प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा। ठीक, आईटीआई में भी तो यही होता है ना। एक ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, उसमें दो क्या है, फैकल्टीज हैं। एक फैकल्टी है थ्योरी के लिए, दूसरा है प्रैक्टिकल के लिए। एक है डिप्लोमा डिग्री वाला, और सेकंड है किसका, एक सेकंड, एक है डिप्लोमा डिग्री वाला थ्योरी के लिए, थ्योरी पढ़ाएगा जो। सेकंड है आईटीआई वाला जिसने सीआईटीएस की हुई है, वो क्या करेगा, स्किल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये होता है इंस्ट्रक्टर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक अभी आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, in addition to having high level of subject expertise and having a good value belief system and a competent instructor should display dash। देखिए फिर से बताता हूँ। In addition to having high level of subject expertise and having a good value belief system and a competent instructor should display dash। एक जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास क्या होती है, एक बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, वो हाई लेवल का एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी ट्रेड के अंदर। गुड वैल्यू बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बिलीफ सिस्टम मतलब अच्छा मूल्य विश्वास प्रणाली, यानी कि बच्चों को इवेल्युएट करना अच्छे से आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए बच्चों को उस पर। हम ये कह सकते हैं बच्चों को, ट्रेनिज को विश्वास होना चाहिए कि उस पर बिलीव करें। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले ए स्ट्रिक्ट आउटलुक, ए सिंपैथी फॉर हिज और हर स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर डेवलपमेंट, या इंडिपेंडेंट वर्क। क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से मुझे बताइए, 1 2 3 4, व्हाट इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर डेवलपमेंट। कि अगर मान लो कोई एक्सपर्ट है अपनी ट्रेड के अंदर, ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है, ठीक है, वो अपनी ट्रेड के अंदर हाई लेवल का एक्सपर्ट है, गुड बिलीफ सिस्टम है उसका, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर डेवलपमेंट। खुद की डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट यूनिट है ना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, उसका सेकंड लेसन है ये, कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट लेसन कौन सा होगा, वो आपका वोकेशनल सिनेरियो इन इंडिया हो गया।
सेकंड कौन सा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, ये लेसन है, फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपको बताया गया है कि खुद की डेवलपमेंट की भी चिंता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसकी, एक इंस्ट्रक्टर की। ही शुड बी सिनर्स एंड होनेस्ट टुवर्ड द प्रोफेशन, प्रोफेशन के प्रति सिंसियर होना चाहिए, होनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद टेक मैक्सिमम एफर्ट टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, ठीक है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके लिए बहुत सारे प्रयास करे कि उसको डेवलप किया जाए। उसके बाद मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, डिग्निटी क्या होती है, घनिष्ठता, यानी कि जो एक प्रोफेशन है, एक टीचर जो है वो टीचर वाला मान बना के रखे बच्चों के सामने। काफी जो टीचर्स होते हैं ना बच्चों के सामने इतने फ्रैंक हो जाते हैं। फ्रैंक होना बुरी चीज नहीं है, एक चीज मैं कहूंगा, अगर स्टूडेंट के साथ अगर कोई टीचर फ्रैंक हो रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो डिग्निटी है वो बनाए रखनी चाहिए। टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो टीचर ही लगे, ठीक है। मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बोलने चालने का तरीका हो गया, बात करने का तरीका हो गया, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो सब चीज। अगर स्टूडेंट्स टीचर को टीचर ही नहीं समझेंगे तो क्लास का जो डिसिप्लिन है वो खराब हो जाएगा। बच्चे उससे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मौज मस्ती करना शुरू कर देंगे। आईटीआई की मेन यही प्रॉब्लम है कि क्या होते हैं बच्चे अभी अभी 10th से निकले हैं, +2 से निकले हैं, स्कूल से फ्री हो गए भैया, कॉलेज के अंदर आ गए। उनको ये तो पता है कि आईटीआई एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, ये तो पता है इंस्टीट्यूट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीजें आपके लिए कितनी काम आने वाली आगे। अगर आप पहले से ही प्रोफेशनल बन के चलोगे आईटीआई के अंदर ही, तो आपको कंपनीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको तो लगता है भैया हम बड़े हो चुके हैं, 16-17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, अब तो बस जैसे मर्जी टीचर से बात करो, प्रोफेसर कोई बोलने वाला है नहीं हमें, है ना। डांटते तो कम ही है ना बच्चों को, मारते पीटते तो है नहीं, मार खाने का तो गम खत्म ही हो गया, बिल्कुल खौफ खत्म है। तो यही सब चीज होता है कि टीचर के साथ जैसे मन आता है वैसे बात करते हैं। तो टीचर को, एक इंस्ट्रक्टर को, खास करके जो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर है, उनको अपनी डिग्निटी बना के रखनी चाहिए, घनिष्ठता जो है कि भैया मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, ये गैप मेंटेन करके रखो, ठीक है, सर पे मत चढ़ो मेरे, ये सब चीज। कीप्स गुड हेल्थ एंड अपडेट दी नॉलेज, उसकी जो हेल्थ है इंस्ट्रक्टर की वो अच्छी रहनी चाहिए। जैसे सर दर्द हो रहा है, कुछ चाय वाय पी ली, ठीक है, जुकाम हो रहा है, मेडिसिन ले ली, ठीक है, या फिर फीवर हो रहा है तो मेडिसिन ले ली। यानी कि क्या होता है कि मतलब एक इंसान ज्यादा उस पर सोचता है इन चीजों के बारे में। जुकाम हो रहा है, कोई नहीं यार, 1-2 छींके आ रही हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रक्टर को क्या होता है, अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, बारी बारी छींकी आएंगी, खांसना या फिर सिगरेट पीना, ये चीजें गलत है ना। तो ये चीज इंस्ट्रक्टर को नहीं करनी चाहिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, और अपडेट द नॉलेज, जो जानकारी है किसी भी मामले में वो अपडेट रखनी चाहिए, ठीक है। अपनी ट्रेड से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, अपडेट रखनी चाहिए, और साथ ही साथ जो जानकारी है किससे रिलेटेड, करंट अफेयर वगैरह हो गए, वो सब पता होने चाहिए। सारे नहीं, थोड़े बहुत, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हम यहाँ पे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्या देश दुनिया में चल रहा है, बच्चों को उससे सावधान करवाने के लिए, उनको बताने के बाद। उसके बाद टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। कुछ बन नहीं पाओगे तो टीचर तो बन ही जाओगे, मास्टर डिग्री कर लो, है ना, आपने काफी बार सुना होगा। इवन जब मैंने सीआईटीएस के अंदर एडमिशन लिया तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा, डिग्री होल्डर था वो, कहता तेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है, तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट मेरा टीचिंग के अंदर है। तो कहा अगर कुछ बन नहीं पाते ना तो टीचर बन जाते हैं। तो यही बात है कि तू कुछ बन नहीं पाया तो तू टीचर बनने जा रहा है, ऐसा नहीं है। टीचिंग के अंदर जिसका इंटरेस्ट है, जो टीचर बनना चाहता है, ठीक है, वो तो एक अच्छा टीचर बनेगा। लेकिन काफी बार क्या होता है कि अगर मास्टर डिग्री कर ली, कुछ बने नहीं तो यार प्रोफेसर ही बन जाएंगे। डिग्री कर ली, जॉब मिल नहीं रही है, कोई अच्छी है नहीं, आईटी के अंदर जॉब कर लेते हैं, डिग्री तो है ही। ये सब होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंस्ट्रक्टर के लिए, एक टीचर के लिए बेहद जरूरी है कि वो टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट ले। आपने डिग्री की हुई है, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा टीचिंग के अंदर, कि मेरा काम क्या है। एक टीचर का, एक डिग्री होल्डर का काम क्या है, नई नई चीजें क्रिएट करे, ठीक है, सुपरवाइज करे, ये सब काम होता है ना। अगर वो टीचिंग करने बैठेगा, वो इंटरेस्ट होगा नहीं, बच्चे भी डूबेंगे, खुद भी डूबेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह जाता है फिर। तो ये सब चीज, अगर मान लो कोई डिग्री होल्डर है, उसका इंटरेस्ट है टीचिंग में, बेहद जरूरी है, तो सॉरी, बहुत बढ़िया होगा। बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाएगा ना। अगर उसको टीचिंग की नॉल वो है कि हाँ मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो वो अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को। अगर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो मैं जॉब के साथ साथ आपको टीच नहीं करूंगा। अब मेरा इंटरेस्ट है तभी मैं पहले जॉब भी करता हूँ, 9 to 5 जॉब करने के बाद क्लासेस रिकॉर्ड करना, आपके क्वेश्चन को आंसर करना, वो सब चीज।
तो यही होता है, अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तभी आप अच्छे से टीच कर पाओगे। तो ये सब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउन डेवलपमेंट। मैं ये जरूर करवाऊंगा आपको, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। प्रीति मैम ने एक्चुअली क्लास ली थी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, लेकिन मैं जो CIT 2021 है उसके लिए अलग से एक लेक्चर लूंगा, कौन कौन सी जिम्मेवारी होती है एक इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि ये चीजें बेहद जरूरी है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर बन जाओगे। अगर आप IIT में इंस्ट्रक्टर बन गए फिर तो जरूरी है ही है, अगर आप नहीं बनते तब भी आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके पास जो डिग्री है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वो एक इंस्ट्रक्टर का है, और आप क्या हो, एक इंस्ट्रक्टर बन चुके हो। तो आपको हर टाइम वही पेश करना है कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ। सोसाइटी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेवारियां होती है, सोसाइटी भी आपको उस नजरिए से देखती है कि ये टीचर है, ये किसी को गलत गाइड नहीं करेगा। तो ये सब चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल वाई डेवलप्ड बाय। ये जो डेवलपमेंटल टास्क मॉडल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शंस है एरिक एरिक्सन, रॉबर्ट हैविगर्स्ट, सिगमंड फ्रॉड, फ्रॉड सॉरी फ्रॉयड, फ्रॉड नहीं, सिगमंड फ्रॉयड और एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये आपने बताना है क्या इसका राइट आंसर आएगा। एरिक एरिक्सन, रॉबर्ट हैविगर्स्ट, प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत हो रही है, रॉबर्ट हैविगर्स्ट, उसके बाद सिगमंड फ्रॉयड और एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये आपने राइट आंसर बताना है। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो उसका मतलब थोड़ा अलग लग नजर आता है, हिंदी में जब आप देखते हो तो कुछ मीनिंग और ही बन जाता है उसका। और जैसे ही इंग्लिश नेम्स है ना, गूगल उसका तो बस पूरा ना अलग ही मतलब बना देता है, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रॉबर्ट हैविगर्स्ट। ठीक है, रॉबर्ट हैविगर्स्ट। तो किन्होंने बनाया था डेवलपमेंटल टास्क मॉडल? रॉबर्ट हैविगर्स्ट ने बनाया। डेवलपमेंटल टास्क मॉडल क्या होता है? इसमें जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, पैदा होने से लेके जीवन के एंड तक, वो सारा कैसे डेवलप होता है, कोई इंसान कैसे कैसे चीजें सीखता है, वो सब बताया गया है। तो इसमें एक एज रेंज बताई गई है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी मतलब बिल्कुल छोटा बचपना, जब पैदा होते हैं ना। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड 0 से लेके 5 साल तक। इसमें क्या होते हैं, बच्चे चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, टॉयलेट कैसे जाते हैं वो सब सीखते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं दूसरों के साथ, कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ठीक है, ये मेरा चाचा है, चाची है, ये सब चीज तो हो गया। उसके साथ साथ नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे मतलब अगर कोई 4 साल का बच्चा हो गया, उसको किंडरगार्टन में भेज दिया, उसको वहां 2-4 नए फ्रेंड मिले उसके एज के, ये मेरा फ्रेंड है, वो ऐसे फ्रेंड मिलना कि मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। इस तरह से वो रिलेशन बनाना सीखता है। कौन? एक बच्चा। ठीक है, 0 से 5 साल के बच्चे ये सब सीखते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं 6 से 12 साल के, ये जो रेंज है इसमें क्या करते हैं, एक इंसान क्या करेगा, लर्न स्कूल रिलेटेड स्किल्स सच एज रीडिंग, स्कूल से रिलेटेड चीजें सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, बोलना सीखेगा, ये सब चीज। उसके बाद लर्न अबाउट कॉन्शियस एंड वैल्यूज, किन चीजों की क्या क्या वैल्यूज हैं वो सब चीज सीखेगा। उसके बाद लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। अब जब 12 साल तक हो जाते हो इंडिपेंडेंट होना सीखेगा, क्योंकि जब हम 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 10 साल तक उनको ये करते हैं कि ये हमारी क्या निगाह में रहे, ठीक है, हम उनको स्कूल तक छोड़ के आए, स्कूल तक लेके आए। जब 11-12 साल की हो जाते हैं थोड़ा इंडिपेंडेंट कर देते हैं, हाँ भाई जाके जो शॉप है उससे कोई सामान लिया, ग्रोसरी स्टोर से चॉकलेट लिया, तो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। उसके बाद 13 से 17 एडोलेसेंस, ठीक है, या टीनेज हम कहें, सबसे खराब एज होती है। इसमें अगर कोई स्टूडेंट क्या, एक इंसान बिगड़ गया तो बिगड़ गया, सुधर गया तो सुधर गया। तो ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन होती है, ये जो 4-5 साल होते हैं। एस्टेब्लिश इमोशनल इंडिपेंडेंस, लर्न स्किल नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, अचीव जेंडर बेस्ड सोशल रोल, इस्टेब्लिश मेच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स। तो इसमें क्या होता है, नए नए दोस्त बनते हैं, नए नए रिलेशंस बनते हैं। आपने स्कूल्स में देखा होगा ना कि सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, सभी नहीं मतलब काफी स्टूडेंट होते हैं वो इन चक्करों में पड़ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज होती है। या फिर जो जब 10th क्लास में होगा, जब 14-15 साल की एज में 10th में हो जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो टीन एज है इसके अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं।
उसके बाद अर्ली अडल्टहुड, 18 से 35 साल तक चूज ए लाइफ पार्टनर, शादी वादी करते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश ए फैमिली, अपनी जो फैमिली है उसको बनाते हैं, जो घर होता है उसको संभालना सीखते हैं। ये सीखने की बात हो रही है यहाँ पे। लाइफ पार्टनर चूज कर लिया, शादी हो गई, फैमिली बना ली, बच्चे हो लिए, ठीक है। उसके साथ साथ कैरियर स्टेब्लिश करते हैं कि मुझे इस कैरियर में जाना है, मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, मुझे डिग्री करनी है, मुझे इंजीनियर बनना है, ये सब चीज एक कैरियर चूज करते हैं। उसके बाद जो मिडिल एज होती है, 36 साल से लेकर 60 साल तक, इसमें क्या होता है, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 35 साल के हो गए, अब अच्छी खासी कमाई भी होने शुरू होगी क्योंकि आपने कैरियर पहले ही स्टेब्लिश कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन ए रिलेशनशिप स्पाउस, यानी कि अगर कोई लेडीज है तो अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है ना। आपको 35 साल साथ रहना होता है, 35 40 साथ साथ रहते हैं शादी के बाद, ठीक है। उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसको मेंटेन करना, क्या करना, जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना, या फिर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ रिलेशन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो, जैसे कमर में दर्द होना, ठीक है। या फिर क्या होता है ना, शुरू शुरू में जब होते हैं 21 22 साल के, तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है शरीर के अंदर। जैसे जैसे 35 के अंदर जाते हैं तो थोड़ी लाइन्स आना शुरू हो जाती है, थोड़ा बुढ़ापे का वो होता है ना कि हाँ बुढ़ापा आना शुरू हो गया। किसी किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, किसी कोई कोई गंजा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा गंजा हो जाता है। तो ये सब चीज जो आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो आने शुरू हो जाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, एडजस्ट होते हैं उनसे कि अब भैया इतनी एनर्जी नहीं रही, ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, ज्यादा देर बैठा नहीं रहा जाता, ज्यादा लेट नहीं सकते, जल्दी भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तो सारी चीजें एडजस्ट होते हैं उनमें कि हाँ भाई अब एज हो गई, अब उम्र हो गई है। ये उसके बाद अब जब लेटर मेच्योरिटी, इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट की एज हो जाती है, 60 साल हो ली, अब रिटायरमेंट आ गई, घर पे बैठो, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे कमाने वाले हो गए, उनके सहारे जियो, ठीक है। उसके बाद पोता पोती हो गए, उनको संभालो। तो ये होता है लेटर मेच्योरिटी के अंदर। अब एक चीज इसके अंदर और है, एडजस्ट ऑफ लॉस ऑफ स्पाउस। मान लो कोई हस्बैंड है, उसकी वाइफ का देहांत हो जाना, एक्सपायर हो जाना, या फिर वाइफ है तो उसके हस्बैंड का हो जाना। आप देखते हो ना, काफी जो हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं उनमें से ज्यादातर एक ही होता है, या तो ग्रैंड मदर होंगी या ग्रैंड फादर होंगी। तो ये होता है कि उनको सीखना होता है कि उसके बिना कैसे जिया जाए, जो मेरा पार्टनर था जिसके साथ मैं 35 40 साल से रह रहा हूँ, रह रही हूँ, उसके बिना कैसे मेरे को जो बाकी बची जिंदगी है, 10 साल 20 साल 15 साल, उसको कैसे मैंने जीना। तो ये होता है डेवलपमेंटल टास्क, ठीक, कौन सी एज में क्या क्या चीजें इंसान सीखता है। ये जो डेवलपमेंटल टास्क है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप बिल्कुल आसानी से ये चीजों को सीख सकते हो, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। इंट्रोस्पेक्शन इज मीन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व, सीखने के साधन में रूप में आत्मरक्षण कारण करना शामिल है। तो ऑप्शंस आपके पास, इंस्पेक्शन इज सॉरी इंस्पेक्टिंग अदर, पे अटेंशन टू आउन थॉट्स, ऑब्जर्विंग अदर, या रिकॉर्डिंग अदर बिहेवियर। क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा, बताइए। ओके, तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑब्जर्विंग, सॉरी, पेइंग अटेंशन टू आउन थॉट। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन का मीन क्या होता है, अपने विचारों पे प्रकाश डालना। यानी कि किस सिचुएशन में मैं कैसा विचार रखती हूँ, कैसा विचार रखता हूँ, सिर्फ गर्ल्स के लिए ना, बॉयज के भी लिए है। कैसा विचार रखता हूँ, कब ज्यादा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, गुस्सा मुझे कब आता है, बहुत ज्यादा मैं खुश कब होती हूँ, ठीक है। कब बहुत ज्यादा लो फील करती हूँ, कब बहुत ज्यादा हाई फील करती हूँ। अपने विचारों पर प्रकाश डालना, अपने विचारों को देखना कि मैं क्या क्या चीजें सोचती हूँ, क्या क्या सोचता हूँ। ये सब चीजें तो हम देखते हैं ना काफी, कि मतलब हमारे जो रूममेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि ये कैसा बंदा है, ये कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे थॉट्स है इसके। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, खुद के विचारों को सोचना, कि उनके बारे में जानना कि भाई मेरे ऐसे विचार है, मैं ये सब चीजें करता हूँ। तो ये सब, तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। तो किसी दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। तो अभी क्लास का टाइम ज्यादा हो तो हम क्लास को एंड करते हैं। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट आप पीडीएफ से ही डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी। और स्किल मास्टर यूट्यूब चैनल जो, उसको सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, सी आई टी एस सेंटर्स, ITI, अप्रेंटिसशिप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जितने भी ट्रेनिंग वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन है, स्टडी मटेरियल, सारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, हम वैसे वैसे नई फैकल्टीज को लेके आएंगे, नई नई जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के सेशन में, ऑनलाइन ही मिलना, मतलब लाइव ही मिलना है यूट्यूब पे। शाम को 5 बजे की क्लास है। बच्चे कहते हैं सर क्लास की टाइमिंग नहीं पता चलती। क्लास की टाइमिंग 5 बजे है। 5 बजे क्लास आपकी शुरू होती है। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास होती है। सॉरी, 1.5 घंटे की नहीं, आधे घंटे की। सो मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय।